नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन यूपी और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस पर और इससे जुड़े कुछ विषय और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कुछ विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं युग करवट के एडिटर चीफ सलाम जी। सलाम जी, पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन यूपी की पहचान एक बात कही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जिस तरह का माहौल है, अगर ये सुशासन वाली बात वो नहीं कहेंगे तो फिर तो इन्वेस्टर आ ही नहीं सकता। 6 साल में जिस तरह उन्होंने दावा किया है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सही हुई है, और अब उत्तर प्रदेश में जहां लोग उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 6 साल में जो कुछ हुआ है, और यही वजह है कि आज पूरा कई देशों के 20 देशों के इन्वेस्टर जो हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। तो बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है। उन्होंने ये भी कहा कि कई देशों से बड़ी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो मैं समझता हूँ कि आज वाले भाषण में कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की झलक थी, और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी टीम ने पूरा काम किया है, तो मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री ने उसको अमली जामा पहनाया है, और जिस तरह की तैयारियां चल रही थी उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। अच्छा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसको आर्थिक नज़र से हम देखें यूपी के लिए, हम पहले भी ये ऐसे समिट हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो उद्यमियों को, सरकार को या जनता को, किसको ज़्यादा लाभ इससे हो रहा है? नहीं, देखिए, जब फैक्ट्रियां, कारोबार और उद्योग लगते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का भी फ़ायदा होता है, उसमें रेवेन्यू आता है और कहीं ना कहीं रोज़गार भी मिलता है। दूसरी बात यह कि एक मैसेज जाता है। सबसे बड़ा इसमें एक मैसेज है कि जहाँ पे उद्योग नगरी उत्तर प्रदेश कहा जाता था, कानपुर, गाज़ियाबाद, बड़े बड़े ये ऐसे थे जो वहाँ पे जो इंडस्ट्री टाउन थे, और फिर आपने देखा कि बहुत से आने वाले वक्त से पहले, काफ़ी टाइम पहले, मुझे याद है कि 5-6 साल पहले जिस तरह की तस्वीर थी, वहाँ से फिर उद्योग बंद हो रहे थे। कानपुर में बहुत से उद्योग बंद हो गए, गाज़ियाबाद में भी कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी थी। तो जो एक माहौल ख़त्म हो गया था एक इंडस्ट्री का, उसको माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जब भी ये जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो तब भी जाने के बाद यहाँ पहली समिट हुई थी। हालांकि उसमें जिस तरह के दावे किए गए थे वो अभी तक उसको ज़मीनी तौर पे नहीं आए हैं, और ये विपक्ष का कहना भी है। जैसे आपके जो पिछली वाली समिट का क्या रहा, अखिलेश यादव बार बार सवाल उठाते हैं। हाँ, तभी सभी विपक्ष उठाते हैं। अखिलेश जी के साथ कांग्रेस भी बात कहती है कि सब हमें बताइए कि 2017 में जो समिट हुई थी उसका क्या रिजल्ट है। लेकिन देखिए आशीष जी, होता क्या है कि जब ज़मीनी तौर पर लाने में बहुत टाइम लगता है, कोई ऐसा नहीं है कि आज ही कहा और कल इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, उसके लिए सिस्टम होता है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोबारा से फिर योगी जी मुख्यमंत्री बनने हैं, तो जाहिर है लोगों को एक विश्वास पैदा हुआ है। उस विश्वास को लेकर ये समिट की गई है। इसमें 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एक छवि जो है अब बहुत इस समिट से बहुत अलग बन रही है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से संकेत इस समिट को लेके हैं। अब ये जितना निवेश होगा, कब होगा, कितना लाभ मिलेगा, ये अभी समय लगेगा। बट जिस तरह से MOU साइन हुए हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इतना लाख करोड़ों का जो है ये निवेश हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर 50% भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री लग जाती है तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और इसके बाद जब रेवेन्यू मिलेगा उससे विकास होगा, जाहिर है रेवेन्यू से विकास होगा, और फिर रोजगार भी मिलेगा। तो इसको गलत नज़र से विपक्ष ना देखे, इस पर राजनीति ना करे, एक अच्छा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह आज अपना भाषण दिया है, आज उत्तर प्रदेश को लेकर जब उन्होंने फोकस किया, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़े दावे, प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। सर्टिफिकेट है ये, योगी सरकार को उनकी रिपोर्ट कार्ड पे सर्टिफिकेट भी प्रधानमंत्री का है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की भी तारीफ करी आज प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं समझता हूँ कि ये योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पे सर्टिफिकेट भी है, लोकसभा चुनाव 2024 का भी तैयारी भी है, और एक माहौल है जो शायद नहीं मिल पा रहा था, अब उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। जी जी। अच्छा, इसी से इतर बात कर लेते हैं। राज्य मोहन भागवत के एक बयान पर पिछले दिनों बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद क्या ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे थे वही बात मोहन भागवत दोहरा देते हैं, तो क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य को बल मिल गया?
देखिए मैंने लिखा भी था हाँ, अपने लिखा कॉलम था। में, आपने देखा था कि मैंने लिखा भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बात वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे थे, असल में देखिए सन 1500 में जाके रामचरितमानस का जो है ये लिखा गया था, उस समय उस युग में क्या हालात रहे होंगे एक लंबा विषय है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरह इस मसले को उठाया, तो पहले लगता था कि अखिलेश यादव शायद बैकफुट पर चले जाएंगे, बट उनको लगा कि इससे हमें लाभ मिलेगा तो वो फ्रंट फुट पर खेलने लगे। उन्होंने उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमलावर हुई थी शुरू में, उसके बाद वो भी इसमें खामोश हो गई थी। मोहन भागवत जी की जो आपने बात की, चर्चा की, उनके बयान की, समय समय पर वो इस तरह का बयान चुनाव के समय में देते रहते हैं। आपको याद होगा 2019 में भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने डीएनए को लेकर, सबका डीएनए होता एक है, एक बयान आया था। मुझे संघ के बड़े लोग बता रहे थे कि सब कहीं ना कहीं ये बात तय हुई थी कि इस तरह के बयान नहीं होंगे, बट वो उन्होंने दे दिया था 2024 से पहले। अब ये उन्होंने बयान दिया है, तो इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे थे, कहीं ना कहीं उनका समर्थन तो हुआ है। और ये बात कहना कि साहब पंडितों ने गलती की है, मतलब गलती हुई है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं गलती हुई है। उन्होंने ये बताया किसने की है? उन्होंने ये कह दिया पंडितों ने करी, भगवान ने नहीं की है। अब जब पंडितों का शब्द आ गया तो ब्राह्मण नाराज हो गए। फिर आरएसएस ने कहा कि पंडितों का मतलब विद्वान से है, तो फिर विद्वानों ने गलती की है। सवाल अपने आप है, बयान में इनको जो ही बयान कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी को ये फंस गया इसमें मामला। अच्छा, अब मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक वाकयुद्ध शुरू हो रहा है कमलनाथ और शिवराज चौहान के बीच, और कमलनाथ 14 सवाल अब तक पूछ चुके हैं, हर रोज एक सवाल पूछते हैं। आज उन्होंने झूठ की मशीन कह दिया है। तो ये भी 24 की तैयारी है? बिल्कुल 24 की ना, मुझे लगता है कि चुनाव भी वहाँ होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मामा जी की स्थिति जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, पहले बार देखिए चुनाव हार गए थे, बाद में सिंधिया आए, उन्होंने अपने गुट के लोग करके, वरना तो कांग्रेस सरकार बन गई थी वहाँ पे। अगर सिंधिया जी मुख्यमंत्री होते तो शायद ये दोबारा से नंबर भी नहीं आता। और चुनाव में जनता ने तो देखिए कांग्रेस को मैंडेट दिया था, बीजेपी को नहीं दिया था। बट अब क्योंकि फिर ऐसा चुनाव का माहौल आ रहा है, तो जाहिर है ये चुनाव अभी, ये जो बयान है इनका कमलनाथ जी का, चुनाव से प्रेरित बयान है, और वो तो गायब से हो गए, अब कहीं नहीं है। कहीं नहीं। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई। अब उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने की बात कही है। कांग्रेस उसकी तैयारी में भी लगी। यात्रा से कितना लाभ मिला हमें कांग्रेस को, और अभियान से क्या ये हासिल करेंगे? देखिए कुछ तो करने को ही होगा ना। सवाल ये है कि उन पर कोई काम तो है नहीं, अब परेशान बहुत हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की लगातार, देखिए उन्होंने हाउस में जैसे बोला, उस हाउस में जिस तरह राहुल गांधी जी ने 45 मिनट बोला, पहले जब वो बोला करते थे तो लोग ये कहते थे यार राहुल गांधी बात अच्छी बोलते हैं, कहने का तरीका गलत है या मीडिया, लेकिन इस बार जो बोले वो अडानी को लेकर पूरा बयान उन्होंने रख दिया, बट कोई प्रूफ नहीं दे पाए। केवल जो अखबारों में चल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जो अखबारों में बनाया नहीं, जो अखबारों में पढ़ा, ठीक है ना, उसी पे उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बाद में फिर उनका जवाब भी दिया है। तो मुझे लगता है कि 2024 से पहले इस तरह की बयानबाजी करके शायद वो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं कि राजनीति में, कि कहीं ना कहीं मैं भी एक फ्रंट फुट पर रहूँ। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल ने दावा किया है कि उसके जो एक अभियान किसानों लेकर चला है, उससे लाखों किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। तो क्या ऐसे अभियान से क्या वाकई किसान रालोद से जुड़ रहा है? क्योंकि रालोद के जो प्रदर्शन हुए हैं, जो कार्यक्रम है, उनमें किसान नजर नहीं आ रहा है। नहीं, हाँ ये बात आपकी सही है बिल्कुल, कि जिस तरह से रालोद का एक चला था, जनाधार वाला मामला हुआ, फिर उन्होंने खतौली जीता, लेकिन ये कहना कि साहब किसान उनसे जुड़ रहा, मुझे लगता नहीं कि अभी इस तरह की चीज़ है। अभी भारतीय किसान यूनियन के साथ राकेश टिकैत के साथ किसान जुड़ा हुआ है, और समय समय पे वो अपनी उनकी लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। रालोद ने कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं किया अभी तक, एमएसपी को लेके भी उन्होंने कोई नहीं कहा। हाउस में जयंत जी का ऐसा कोई अभी तक बड़ा बयान नहीं आया जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने किसान, हाँ शुरुआती दौर में उन्होंने ज़रूर हाउस में बात करी थी, बट अभी जिस तरह का माहौल चल रहा था और किसानों की डिमांड थी, जिस तरह बजट आया, बजट में जिस तरह किसानों की अनदेखी की गई, उस पर भी कोई इस तरह खुल के टिप्पणी नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि अब अभी जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छा, ऐसे में समाजवादी पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप कहाँ देख रहे हैं? चलो रालोद कम से कम एक लेटरबाजी कर रहा है, तहसील पे धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, कलेक्ट्रेट बैठ रहा है, सपा तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। नहीं, मुझे लगता है कि अगर गठबंधन शायद नहीं होता विधानसभा में समाजवादी पार्टी का, तो इतनी सीटें भी शायद नहीं आ पाती। मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा लाभ गठबंधन का जो है सपा को मिला है,
और अगर ये पहले चंद्रशेखर जी से भी कर लेते तो शायद और स्थिति बन जाती। जिस तरह खतौली में चुनाव है, खतौली में चंद्रशेखर जी की जो है प्रभाव पार्टी उसका का है। बड़ा अच्छा प्रभाव है और बड़ी अच्छा चरित्र चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी का अभी तक अपने आप में सब कुछ चल रहा है, तो चाचा कुछ कह रहे हैं, भतीजे कुछ कह रहे हैं, दूरियां ख़त्म हो चुकी हैं, पार्टी का विलय हो गया है। लेकिन मुझे लगा अभी जिस तरह दिल मिलना चाहिए वो दिल नहीं मिल रहा है। उनको लगता था कि हम कोई शायद उत्तर प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं, नहीं देकर उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को बना दिया गया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अभी पार्टी में आए थे उनको भी उसी पद पे नवाजा गया। तो जिस तरह से शिवपाल यादव के समर्थकों को उम्मीद थी कि शायद समाजवादी पार्टी में कुछ बड़ी उनकी जिम्मेदारी मिलेगी, नहीं मिली है। इसलिए समाजवादी पार्टी देखिए 2024 की तैयारी हो गई है, नगर निगम के चुनाव भी संभावित हो सकते हैं, जल्दी हो जाए। अभी तक चुनावी मोड़ में समाजवादी पार्टी दिखाई ही नहीं दे रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, आंदोलन कौन सा आंदोलन हुआ आप बताइए? 2022 के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया? किस चीज़ का आंदोलन किया? केवल बजट को लेके अखिलेश जी का बयान आता है। इसके अलावा क्या ज़िलों में कोई प्रदर्शन हुआ? क्या किसानों को लेकर प्रदर्शन हुआ? जिस तरह से महंगाई बढ़ी उसको लेकर प्रदर्शन हुआ? गैस सिलेंडर कहाँ बढ़ गया, दूध कहाँ बढ़ गया, इसको लेकर कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ ऐसी में राजनीति चल रही है, गाड़ियों में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी इस तरह कुछ नहीं हुआ। सलाम जी, ये आपने दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई कि 24 का चुनाव इस समिट से निकल रहा है, संदेश जनता को दिया जा रहा है और सर्टिफिकेट सुशासन का दे दिया गया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की हालत आपने देख ली है और राष्ट्रीय लोकदल को भी किसानों को लेकर बहुत आपको उम्दा राय मिली है। सलामत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। अब आज की कुछ खबरें। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुई है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। गाजियाबाद के हिंदी भवन में इस कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई थी। यहाँ पुलिस कमिश्नर, डीएम समेत तमाम बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कई कॉलेजों के छात्रों को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हुआ जिसका लाइव प्रसारण गाजियाबाद में लोहिया नगर के हिंदी भवन में दिखाया गया। लाइव प्रसारण से पहले जिला स्तर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा, डीएम आर.के. सिंह, विधायक अतुल गर्ग, मंजू सिवाच, अजित पाल त्यागी, सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक और नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने किया। इससे पहले परिसर में उद्यमियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया गया। लखनऊ में शुरू हुए कार्यक्रम का पूरा लाइव प्रसारण अतिथियों, उद्यमियों और छात्रों ने देखा। यहाँ विधायक अतुल गर्ग ने कहा कि 5.5 साल के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक विकास और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सक्षम नीति समर्थन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने, प्रदेश के अंदर एक कारोबारी माहौल बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब यहाँ उद्यमी बिना डरे काम कर सकते हैं। विधायक मंजू सिवाच ने कहा कि पहले के मुकाबले अब प्रदेश का माहौल बदल गया है। पहले अपराधों के डर से उद्यमी काम करने को तैयार नहीं होते थे, अब लोग बिना डरे कारोबार कर रहे हैं। यही बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने कहा कि गाजियाबाद आज संसाधन से भरा हुआ है। यहाँ सुगम कनेक्टिविटी है। सिंगल विंडो पर उद्यमियों को सभी एनओसी जारी होती हैं। सीडीओ विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिले में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के ओएमयू साइन हुए हैं। 3,230 इकाइयों को लगाए जाने पर सहमति बनी है। यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद कोर्ट में तेंदुए के हमले से कई लोग घायल हुए थे। अब उन घायल लोगों को आर्थिक मदद देने की मांग उठ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद में डीएम को इस संबंध में ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी घायलों को सरकारी तौर पर उपचार की व्यवस्था कराई जाए और जिन लोगों ने, जिन वकीलों ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई है उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाए। गाजियाबाद के जनपद न्यायालय में तेंदुए के हमले से घायल हुए लोगों को मुआवजा देने की बहुजन समाज पार्टी ने मांग की है। इस संबंध में बसपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि कचहरी परिसर में तेंदुए के घुसने और लोगों पर हमला करने की घटना गंभीर है। इस हमले में कई अधिवक्ता सहित अनेक लोग घायल हुए हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाए। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह और प्रमोद तंवर ने अपनी जान जोखिम में डालकर तेंदुए से संघर्ष करके लोगों को बचाया है। उन्हें वीरता का पुरस्कार दिया जाए। वीरेंद्र जाटव ने कहा कि यह घटना न्यायालय की सुरक्षा में भारी चूक है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत रूप से खबरों को पढ़ने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की आपको वीडियो कैसी लगी इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।